दो प्रोग्रामर्स को बिल्कुल सेम प्रॉब्लम दी गई और कहा गया कि इसका कोड लिखें। जब दोनों प्रोग्रामर ने उसका कोड लिखा तो एक प्रोग्रामर जो है उसका कोड चल रहा था कुछ सेकंड्स के अंदर और जो दूसरा प्रोग्रामर था उसका कोड जो है वो चल रहा था 1 घंटे के अंदर। तो जब शॉकिंग बात ये थी कि जब हमने उसका रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट दोनों का बिल्कुल सेम था। तो कंपनीज एक प्रोग्रामर को लाखों रुपए की सैलरी दे रही है और दूसरे प्रोग्रामर को रिजेक्ट कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज की इस वीडियो के बाद आप इस बात का जवाब खुद दे सकेंगे। तो मैं हूं मोहम्मद इशफाक खान और डीएसए की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है आज है उसका दूसरा ट्यूटोरियल। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एंड बिग नोटेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन हमारे पास होती क्या है, तो इस चीज के बारे में हम यहाँ पे इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं और इंट्रोडक्शन के सेक्शन में जो है हमने जो हमारे से पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था डीएसए का इंट्रोडक्शन कि बेसिकली डीएसए होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें जो है हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन। तो अगर हमें टाइम वगैरह देखना है, मतलब कि अगर हमें एक प्रॉब्लम दी जाए और हमें कहा जाए कि इसके बाद इसके मुतालिक जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखो। जब हम कोड लिखते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा कोड फास्ट है या कौन सा स्लो है, तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच का यूज क्यों नहीं कर लेते? मतलब कि हमें पता चल जाएगा कि ये वाला कोड जो है वो तेज चल रहा है या ये वाला कोड जो है वो तेज चल रहा है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि देखो, अगर आपके पास है एक गेमिंग पीसी, ठीक है, जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपने जो है वो सेट की हुई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आपने उसके अंदर चीजें लगवाई हुई हैं, और मेरे पास अगर है 2-3 साल पुराना लैपटॉप और जिसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी नहीं है, तो अगर दोनों में मैं सेम कोड भी रन कर दूं ना, तो मेरे वाला जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा जो है वो क्या करेगा, कोड को बनिस्बत जो गेमिंग पीसी है उसके मुकाबले में स्लो रन करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोड जो है वो तेज है और मेरे वाला कोड जो है वो फास्ट है, क्योंकि कोड तो दोनों के अंदर सेम है। तो फिर फास्ट एंड स्लो हम टाइम के हिसाब से जो है वो इसी वजह से जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, या मतलब टाइम के हिसाब से हम इसी वजह से उसको जज नहीं कर सकते। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास है क्या इन कंप्यूटर साइंस या इन डीएसए? डीएसए के अंदर हमारे पास मेन जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट है वो अगर टाइम पे बेस नहीं है तो फिर वो किस चीज के ऊपर बेस है? तो वो बेस है हमारे पास स्टेप्स के ऊपर, कि जो कोड है वो कितने स्टेप्स के अंदर जो है वो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर मैंने एक कोड लिखे और वो टोटल 2 स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, चाहे वो 1 घंटे ही ले लेकिन वो ले रहे 2 स्टेप्स, ठीक है, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बेस्ट है कौन से प्रोग्राम से? जो प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं 5 स्टेप्स या 10 स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे बात जो है वो सारी आती है स्टेप्स के ऊपर, ना के टाइम के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा कम स्टेप्स आपका प्रोग्राम लेगा उतना ज्यादा बेहतर प्रोग्राम होगा बनिस्बत दूसरे प्रोग्रामर के जो दूसरों ने लिखा है, और अगर उनका प्रोग्राम ले रहे हैं ज्यादा स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो टाइम नहीं बल्कि आपके पास स्टेप्स के ऊपर जो है वो बेस है। सही है, तो जब भी हमें इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, या जब भी हमसे कोई पूछता है कि दोनों में से कौन सा कोड जो है वो बेस्ट है, या कौन सा कोड जो है वो एफिशिएंट है उस प्रॉब्लम के लिए, या कौन सा कोड जो है वो कम टाइम लेगा मतलब प्रोग्राम को रन करने में या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो वहां पे हमारे पास जो है वो आ जाती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, जिसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोड जो है वो फास्ट है और कौन सा कोड स्लो है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे स्लो और फास्ट टाइम के बेस पे नहीं है बल्कि नंबर ऑफ स्टेप्स के बेस है, कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज करते हुए आपका प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सही है, तो यहीं पे हमारे पास कंसेप्ट किस चीज का आ जाता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, लेकिन यहाँ पे हम एक बार नोट्स को भी जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी measures how the running time of an algorithm grows as the size of the input grows। ठीक है, यहाँ पे बात क्या आ गई, देखें, अगर इनपुट का साइज ज्यादा हो जाता है तो जो आपके टाइम कम्प्लेक्सिटी है या जो भी मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उस प्रोग्राम को रन करने के, वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये है आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी, मतलब कि इनपुट के हिसाब से आपके प्रोग्राम के जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसके ऊपर जो फर्क पड़ता है उसको हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और इसी तरह से उसको मेजर किया जाता है कि अगर इनपुट का साइज बढ़ जाए तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएगा, अगर इनपुट का साइज कम है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। तो यही जो हम मेजर कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज है, द कीवर्ड हियर इज ग्रोस, बढ़ना।
इनपुट का साइज जो बढ़ रहा है, यहाँ पे जो कीवर्ड है जिसको वो कहते हैं ये बढ़ना, जो ये लफ्ज है ये क्या है? वी डू नॉट केयर अबाउट द एग्जैक्ट टाइम इन सेकेंड्स। हम जो सेकंड्स के अंदर टाइम लगता है या एक प्रोग्राम को रन होने में जो घंटों का टाइम लगता है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं कर, ठीक है, वो तो यहाँ पे डीएसए के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप्स की, कि आपका प्रोग्राम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और अगर डेटा ज्यादा हो तो क्या करेगा, अगर डेटा कम है तो क्या करेगा, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दी गई है इस चीज को समझाने के लिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स बेसिकली क्या है और इनपुट साइज क्या है। मतलब अगर इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स किस तरह इंक्रीज होंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि इफ वी हैव 10 स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और आपको कहा जाता है कि फाइंडिंग अ नेम टेक्स 10 स्टेप्स, अगर आपने हर स्टूडेंट का नेम फाइंड करना है तो आपको क्या टोटल 10 स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मतलब कि अगर हर स्टूडेंट का नेम चाहिए तो आपका प्रोग्राम टोटल 10 स्टेप्स लेगा हर स्टूडेंट का नेम फाइंड करने के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर वो कहता है कि अगर आपके पास इफ वी हैव 100 स्टूडेंट, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो हमें सबके नाम फाइंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 100 स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास उन 100 के 100 स्टूडेंट्स का नेम आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 1 मिलियन है तो 1 मिलियन स्टेप्स हमारे पास लगेंगे। तो यही वो बात है कि अगर हमारे पास इनपुट ज्यादा हो रही है तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भी ज्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे यही वो कहता है कि द टाइम ग्रोज प्रोपोर्शनली विद द इनपुट साइज। जो प्रोग्राम का रन होने का टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनपुट साइज के। अगर इनपुट साइज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होंगे, अगर इनपुट साइज कम होगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। तो वो कहता है कि दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ये आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप है कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो आगे चल के हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो है मजीद जो है वो टाइप्स देखने वाले हैं, तो वो हम सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास दूसरी चीज है वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज बिग ओ नोटेशन। हमारे पास ये बिग ओ नोटेशन बेसिकली क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि बिग O notation is the standard way to express time complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को वाजे या एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं नोटेशन का, जिसे कहते हैं बिग ओ नोटेशन। अगर कहीं पर भी आपको बिग ओ नोटेशन मिल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बात हो रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। किसकी बात हो रही है, वहां पे बात हो रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, अगर बिग ओ नोटेशन आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इट डिस्क्राइब्स द वर्स्ट केस सिनेरियोज। ये वाजे करता है कि आपके पास वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो वो होता है कि जितने हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जितने हमारे पास इनपुट इंक्रीज होती जाती है, अगर टाइम उसके हिसाब से हमारे पास इंक्रीज और नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो उसके हिसाब से हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कितना है, अगर हमारे पास है 100 स्टूडेंट्स, तो अगर हमें उनको मगर अगर हमें उनमें से किसी एक स्टूडेंट को फाइंड करना है और उसे फाइंड करने के लिए भी अगर हमें 100 स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है तो ये है हमारे पास वर्स्ट केस, मतलब तबाह कुन केस, ठीक है। तबाह कुन केस से मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर हमें एक स्टूडेंट तलाश करना है उन 100 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, और मैं एक एक करके स्टूडेंट्स को चेक कर रहा हूँ, मैं पहले एक स्टूडेंट को चेक कर रहा हूँ फिर दूसरे को, अगर वो स्टूडेंट जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ वो है आखिर में, बिल्कुल कहाँ पे, आखिर में, तो अगर मैं उस तक जाऊंगा तो मुझे कितने स्टेप लग जाएंगे, 100 स्टेप्स लग जाएंगे। तो ये क्या है, ये मेरा वर्स्ट केस होगा मेरे उस प्रोग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाजे करता है किस चीज को, बिग ओ नोटेशन के जरिए हम बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी, डेंजर टाइम कम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस जो है, एवरेज केस, बेस्ट केस, ये सारी चीजें हम जो है बिग ओ नोटेशन के थ्रू ही डिस्क्राइब, मतलब वाजे करते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब इस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है एंड दूसरे कोड की हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है और उसको लिखते कैसे हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एन एल्गोरिथम माइट टेक, जितना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एक एल्गोरिथम लेता है ना, फर्ज करें आपके पास 100 स्टूडेंट्स थे ना इनपुट में, अगर आपको उसमें से कोई एक स्टूडेंट फाइंड करने के लिए भी कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 100 स्टेप्स लग रहे हैं, तो वो जो 100 स्टेप्स है वो उस प्रोग्राम का या उस कोड का क्या है, वर्स्ट केस है, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है
कि हम इसको लिखते कैसे, हम इसको लिखते हैं वी राइट इट एज ओ, और हम इसके साथ लिखते हैं ओ, और ब्रैकेट के अंदर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं समथिंग। समथिंग क्या है यहाँ पे, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखने का तरीका क्या है, आपने ओ लिखना है, ओ क्या कि आपने ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लिखना होगा, और वही जो चीज हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसी से हमें पता चलेगा कि ये कोड जो है वो दूसरे कोड से बेस्ट है या बेस्ट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वेयर द समथिंग डिस्क्राइब द ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। जो हमारे पास जहाँ पे हम ये कोई चीजें जो यहाँ पे ये कहते हैं ना, ये समथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ग्रोथ पैटर्न को जो है वो डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास इंक्रीज होती हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास इंक्रीज होती हैं, तो जो एन का जो साइज है, मतलब जो समथिंग है, इसको हम एन तस्वर कर लेते हैं, उसका साइज जो है वो इनपुट के हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो समथिंग है वो क्या है, इनपुट के हिसाब से इंक्रीज होने वाली कोई चीज है, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास समथिंग में जो एन है वो बेसिकली क्या है। तो वो कहता है द लेटर एन रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द इनपुट। जो लेटर एन है मेरे पास वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किस चीज का साइज, इनपुट का साइज। यहाँ पे वो कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी आर वर्किंग विद, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं वही आपके पास एन का साइज होता है, ठीक है। और वही एन हम लिखते हैं बिग ओ के साथ, ठीक है। अब बिग ओ के साथ 1 भी लिखते हैं, एन, एन लॉग एन, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास नोटेशंस हैं जो कि जाहिर करती हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बारी बारी जो है हम उन सबको जो है वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास O1, बिग O1। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कांस्टेंट टाइम। और हम यहाँ पे बात करेंगे कि बेसिकली कांस्टेंट टाइम हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं O1, big O1 means the algorithm always take the same amount of time no matter how big the input is। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त चीज ये है कि कहता है कि बिग O1 का मतलब है, कहीं पे भी अगर आपको ये लगा हुआ है ना कि ये जो कोड है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O1, तो इसका मतलब क्या है कि चाहे इनपुट का साइज कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, आपका जो कोड है वो उतना ही टाइम लेगा जितना वो स्मॉल इनपुट पे ले रहा है। मतलब इसके एक एग्जांपल आपको दूंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। पहले आप ये चीज समझें कि बिग O1 है क्या, कि आपका कोड की जो इनपुट साइज है चाहे वो जितना भी ज्यादा बढ़ता जाए, चाहे वो साइज जितना भी ज्यादा बढ़ता जाए, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो टाइम है, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो नहीं इंक्रीज होंगे, मतलब वो कम ही रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये सबसे ज्यादा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, ठीक है। अब कैसे, फर्ज करें ये मेरे पास ना नंबर्स ऑफ नंबर्स है, एक लिस्ट है मेरे पास पाइथन की, ठीक है। नंबर्स इज इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता लिस्ट क्या है, ये क्या लिखा हुआ है कोड में, क्या लिखा हुआ है, तो आपको पहले पाइथन सीखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पाइथन आती है तो तभी आप ये डीएसए का कोर्स जो है वो कंप्लीट सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइथन की बनाई है एक लिस्ट। अब इस लिस्ट में मेरे पास है कितने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट देखना चाहता हूं तो मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, मुझे स्टेप लगेगा एक। कितने स्टेप्स लगेंगे, एक स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना फर्स्ट इज इक्वल टू, मतलब कि फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर्स और उसका इंडेक्स 0, तो मेरे पास उस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो मेरे पास फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही मैं प्रिंट लिखूंगा फर्स्ट, तो जो पहला एलिमेंट होगा लिस्ट का वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब कि मेरे उस प्रोग्राम को उस लिस्ट में से पहला एलिमेंट ढूंढने में कितना स्टेप लगा, जस्ट 1 स्टेप, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास बेस्ट केस एवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे, चाहे यहाँ पे 1 लाख ही एलिमेंट्स क्यों ना होते लिस्ट के अंदर, लेकिन अगर मुझे पहला जो है वो देखना है एलिमेंट, तो मुझे तब भी एक ही स्टेप लगेगा, ठीक है। अगर मुझे आखिरी एलिमेंट भी देखना है ना, तब भी मुझे एक ही स्टेप लगेगा, क्योंकि मैं इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। किसके थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, इंडेक्स के थ्रू। चाहे चाहे फिर तब मेरी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट हो, सिर्फ 2 हो, या 1 मिलियन से भी ज्यादा मेरे पास एलिमेंट हो मेरी उस लिस्ट के अंदर, मेरा एक स्टेप लगेगा अगर मैं इंडेक्स के थ्रू किसी एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, ठीक है। चाहे फिर वो मैं जिस सिस्टम पे भी अपना कोड रन करूं,
चाहे फिर मैं एक गेमिंग पीसी पे अपना कोड रन करूं, चाहे फिर मैं एक नॉर्मल पीसी पे अपना कोड रन करूं, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी O1 ही रहेगी, मतलब बिग O1 ही रहेगी, मतलब कि बेस्ट केस ही रहेगी उस कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि नो मैटर इफ द लिस्ट हैज 5 एलिमेंट्स और 5 मिलियन एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेसिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज टेक्स एग्जैक्टली वन स्टेप। ठीक है, तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी रियल लाइफ की जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करता हूँ। वो बेसिकली कैसे, फर्ज करो आपके पास एक बुक है और आप उस बुक में किसी पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करें? क्या आप एक एक पेज खोलेंगे या डायरेक्ट बुक खोलेंगे और फौरन नीचे पेज नंबर लिखा होता है उसको देख के आप फौरन उस पेज पे चले जाएंगे? आप ऐसे ही करेंगे ना, आप ऐसे तो नहीं करेंगे। अगर आपको आखिरी पेज पे जाना है तो कोई आपको ये तो नहीं कहेगा कि आप जो है पहला पेज खोलेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह करते 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 आपने आखिरी पेज पे जाना है, वरना आप आखिरी पेज पे नहीं जा सकते। क्या कोई ऐसा होता है? ऐसा रूल है? नहीं है ना रूल ऐसा। आपको जिस पेज पे जाना है आप फौरन बुक ओपन करें, स्ट्रेट उस पेज पे चले जाएं, कोई रुकावट नहीं है आपके। तो ये जो केस होगा हमारे पास, इसको कहते हैं बिग O1, मतलब बेस्ट केस एवर। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर। फिर आगे चल के हमारे पास हम देखते हैं कि और कौन से टाइम कम्प्लेक्सिटीज के केसेस हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बिग O N। बिग O N जिसे हम कहते हैं लीनियर टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? लीनियर टाइम। ये हमारे पास इंक्रीज होता है। बिग O N मीन्स टाइम ग्रोज लीनियरली विद द इनपुट साइज। जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स भी ऐसे ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आपके पास टोटल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है 10, ठीक है, और आपने उसमें से उन स्टूडेंट्स को जो है वो क्या करना है, हर एक स्टूडेंट का जो है वो आपने एक्सेस करना है, डेटा देखना है, तो आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? 10 स्टेप्स लगेंगे। इसी तरह अगर 100 होगा तो 100 स्टेप्स लगेंगे। इसी तरह अगर 1000 होगा तो 1000 स्टेप्स आपको लगेंगे हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखने। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वही बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, क्या है? एक लिस्ट, और उसमें से मुझे क्या ढूंढना है? ये 40 मुझे ढूंढना है। ठीक है, क्या ढूंढना है? 40। और 40 यहाँ पे मेरा है टारगेट एलिमेंट। तो मैं लूप के थ्रू हर एक एलिमेंट पहले लेके आऊंगा नीचे, फिर उसको मैं मैच करूंगा कि क्या ये 40 है या नहीं है, क्या ये 40 है या नहीं है। तो एक एक को मैं चेक करूंगा और फिर जाके मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा जब मेरा सारा लूप खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि जितनी नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास ज्यादा होंगी उतनी बार मेरा लूप जो है वो चलेगा। तो मतलब मेरा प्रोग्राम उतने स्टेप्स ले रहे हैं। लूप क्या है? लूप एक बार चलता है तो एक स्टेप कंप्लीट होता है, दूसरी बार चलता है तो दूसरा स्टेप कंप्लीट होता है। तो जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे लगेंगे उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में या उस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो यही वो कहता है कि ये जो है इसको हम कहते हैं लीनियर टाइम। पहला था हमारे पास कांस्टेंट टाइम और ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लीनियर टाइम। और यहाँ पे वो कहता है कि बिग O N मींस टाइम ग्रोस लीनियरली। मतलब क्या है कि टाइम आपका बढ़ेगा लीनियरली। किसके साथ? इनपुट साइज के साथ। कोई भी आपसे पूछे कि अगर आपका इनपुट साइज बढ़ रहा है और अगर उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O N, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? तो आप उसे बोले कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, एलिमेंट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे उस प्रोग्राम को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सिंपल, आपने उसको ये जवाब देना है। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इनपुट डबल होगी तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी डबल होंगे। मतलब अगर कोई कहता है कि इनपुट अगर 100 है तो आप कह रहे हो 100 स्टेप्स लगेंगे। अगर कोई आपको कहता है कि अगर नंबर ऑफ इनपुट्स 1 मिलियन हो जाए तो फिर कितने स्टेप्स लगेंगे, तो आप उसे कहेंगे कि 1 मिलियन स्टेप्स ही लगेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास लीनियर केस और यही है हमारे पास। और इसी में हमारे पास वर्स्ट केस भी आता है। वर्स्ट केस क्या होता है? देखिए यहाँ पे वो कहता है कि वी चेक एवरी एलिमेंट। हमें 40 ढूंढना था ना इस लिस्ट में से। देखें ये मेरे पास एक नॉर्मल लिस्ट लिखी हुई है, इस लिस्ट में से मुझे क्या ढूंढना था? 40 ढूंढना था। उस 40 के लिए ये लूप चलता रहा जब तक आखिरी एलिमेंट चेक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि अगर हमारे पास वर्स्ट केस होगा ना, तो वर्स्ट केस में आपको वो पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो चेक करने पड़ेंगे, मतलब उतने ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और जब आपको उतने ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप वर्स्ट केस के अंदर है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आपका प्रोग्राम लेगा। सही है, तो यहाँ पे कहता है कि इफ देयर इज
आर n एलिमेंट्स वी डू n कंपैरिजंस। अगर हमारे पास ना n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो हमें n नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे उस एक लिस्ट के एलिमेंट को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 स्टेप्स, 100 एलिमेंट्स हैं तो 100 स्टेप्स, 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं तो 1 मिलियन स्टेप्स आपको लगेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास वर्स्ट केस भी है और इसको हम लीनियर टाइम भी कहते हैं और इसको हम बिग ओ एन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई आपको एक प्रोग्राम दे दे और उसके अंदर सिंगल लूप उसने लगाया हुआ है और वो कोई चीज कंपेयर कर रहा है, तो आप फौरन उस चीज को देख के ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो लीनियर टाइम, मतलब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, लीनियर टाइम है, मतलब बिग ओ एन है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फाइंडिंग अ स्पेसिफिक पर्सन बाय चेकिंग एवरी सीट वन बाय वन इन अ सिनेमा हॉल। फर्ज करें कि आप और आपका दोस्त गए हो सिनेमा में, आप बाद में आए हो, आपका दोस्त पहले सिनेमा में आके कहीं पे बैठ गया और उसने आपको बोला है कि आपने जो है वो पॉपकॉर्न लेके आए। ठीक है, अब आप पॉपकॉर्न लेके आ रहे हो, अब आपको नहीं पता कि आपका दोस्त जो है वो कहाँ पे बैठा है सिनेमा के अंदर, आपको ना उसने सीट नंबर बताया, जब वो वहां पे गया उसने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आप एक एक सीट को देख के पहले ढूंढेंगे कि आपका दोस्त किधर है, और फर्ज करें कि चलो आपका दोस्त पहली सीट पे बैठा है, तो फिर जब आप ढूंढेंगे तो आपको लगेगा ओ वन टाइम, मतलब एक स्टेप के अंदर आपने ढूंढ लिया। लेकिन जब एक स्टेप से ज्यादा स्टेप लेंगे तो वो होगा आपका ओ एन। अगर ओ एन एक स्टेप्स जो नंबर ऑफ मतलब ओ वन है उसके ज्यादा नजदीक है तो इसका मतलब क्या है कि वो एवरेज केस है। लेकिन वहीं पे अगर आपका दोस्त बिल्कुल आखिरी सीट में बैठा है और आपने ढूंढना स्टार्ट किया है पहली सीट से, तो सोचें कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, आप उतने ही स्टेप्स लगेंगे जितने वहां पे चेयर्स मौजूद होंगे उस सिनेमा हॉल में। तो जब आप आखिरी सीट पे जाएंगे तो वो आपका वर्स्ट केस होगा और फिर वहां पे आप जाके ये कहेंगे कि काश मैंने आखिर से शुरू कर लिया होता देखना। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी ओ एन। क्योंकि आपका दोस्त आपको कहीं पर भी मिल सकता है, दरमियान में मिल सकता है, आपका दोस्त आपको कहीं पे शुरू शुरू की पहली लाइन के अंदर मिल सकता है, आखिर में मिल सकता है। तो यहाँ पे इसके अंदर इस टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास 3 केस आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ट केस, अगर वो पहली सीट के अंदर मिल जाता है, पहली सीट पर मिल जाता है तो वो क्या है, आपका बेस्ट केस होगा। अगर वो पहली सीट और आखिरी सीट से कहीं पर भी दरमियान में मिल जाता है या कहीं पे दरमियान में मिलता है तो वो है आपका एवरेज केस। एंड अगर वो मिलता है बिल्कुल लास्ट वाली साइड पे या जो वर्स्ट केस के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब है तो वो है आपका वर्स्ट केस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बिग ओ एन स्क्वायर। ये बहुत ही सबसे डेंजर जो है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपके कोड के लिए। अगर आपका कोड इस तरीके से लिखा गया है ओ एन स्क्वायर के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी और ने सेम प्रॉब्लम ओ एन में या ओ वन में लिखा है तो वो आपसे जीत जाएगा। ठीक है, अब ओ एन स्क्वायर क्या है, ओ एन स्क्वायर ऐसा है कि अगर आपकी इनपुट है 5, आपके इनपुट नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, और आपको उस चीज को करने में स्टेप्स लग रहे हैं, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, फर्स्ट करें 25, आपकी इनपुट कितनी है 5 एलिमेंट्स, और आपको स्टेप्स लग रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने 25, मतलब कि इनपुट का स्क्वायर आपको लग रहा है। तो ये बेस्ट वर्स्ट केस एवर है। ठीक है, बेस्ट वर्स्ट केस एवर आपके पास ये है, मतलब कि इसके बाद तो कोई वर्स्ट केस हो ही नहीं सकता। हाँ, एन का क्यूब अगर आपके पास आ जाता है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर वर्स्ट केस का भी वर्स्ट केस आपने देखना है तो वो है आपके पास बिग ओ एन स्क्वायर। अगर आप किसी को ऐसा कह देते हैं ना कि जो फर्ज करें कि मुझे सिनेमा हॉल के अंदर अपना दोस्त ढूंढना है और आपने पहली सीट से लेके आखिरी सीट के अंदर आपने चेक कर लिया, फिर भी आपको आपका दोस्त नहीं मिल रहा, ठीक है, फिर भी आपका दोस्त नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे उस मॉल के अंदर ढूंढे जहाँ पे वो सिनेमा है। तो ठीक है, आप जब आप मॉल के अंदर जाएंगे तो फिर आपको मजीद जो है नंबर ऑफ स्टेप्स है उसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये है एन स्क्वायर आपके पास। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है कि एन स्क्वायर अब है क्या, ये देखें, तो ओ एन स्क्वायर मीन्स द टाइम ग्रोज विद द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज। इनपुट साइज जो है उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपके कोड को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस हैपेंस व्हेन वी हैव अ लूप इनसाइड अ लूप। कहीं पर भी अगर आप अपने कोड के अंदर एक लूप यूज करते हैं और उसके अंदर आप मजीद एक लूप यूज करते हैं, मतलब नेस्टेड लूप अगर आप यूज करते हैं, तो आपका कोड जो है क्या हो जाएगा,
बिल्कुल वर्स्ट केस के अंदर जो है वो चला जाए। ठीक है, मतलब कि अगर आप इनपुट 5 देंगे तो नेस्टेड लूप के थ्रू अगर आप 5 को स्क्वायर करते हैं तो मतलब आपका जो कोड है उसको 25 स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्ज करें कि इसका अब देखें, अब आपसे कैसे कोई जीत सकता है। आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है नेस्टेड लूप के थ्रू, किसी और ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है सिंगल लूप के थ्रू, मतलब जो नॉर्मल लूप होता है, तो वो आपसे जीत जाएगा। मतलब कि जो उसके कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है बनिस्बत आपके कोड। सही है। अब यहाँ पे एक लिस्ट है मेरे पास, नंबर्स इज इक्वल टू 3 1 4 1 5। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है फॉर आई इन रेंज लेन नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है और मुझे जो है क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास अब एक नंबर आए बाहर वाला, ठीक है, ठीक है, तो उसके साथ ये सारे नंबर एक एक बार मेरे पास आए। फिर जब मेरे पास 1 है तो 1 के साथ ये सारे नंबर एक एक बार मेरे पास आए। फिर मैं कहता हूं कि जब 4 है, 4 के साथ मेरे पास एक एक नंबर है। देखो कैसे, मैं इस तरह चाहता हूं ना, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस कोड को मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा करके रन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखें मेरे पास पहले 3 है, तो 3 के साथ 3 भी आ रहा है, फिर 3 के साथ 1 आ रहा है, फिर 3 के साथ 4 आ रहा है, फिर 3 के साथ 1 आ रहा है, फिर 3 के साथ 5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस लिस्ट को देखें ना, ये 3 था तो 3 के साथ 3 आ रहा था, फिर 3 के साथ ये वाला 1 आया, फिर इस 3 के साथ ये वाला 4 आया, फिर इस 3 के साथ इस तरह 1 आया, फिर इस 3 के साथ इस तरह 5 आया। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको यकीनन नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कोड है वो आपकी इनपुट के दुगना हो जाएगा। मतलब कि आपके इनपुट का स्क्वायर जो है फिर उसको नंबर ऑफ स्टेप्स लेके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसी तरह अगर आपको 1 के साथ भी इसलिए सब चाहिए, 4 1 5, इसी तरह अगर आपको 4 के साथ भी ये सारे नंबर्स चाहिए तो आपका कोड फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेप्स लेने लग जाएगा। सिंपल अल्फाज में कि अगर आप कहीं पे नेस्टेड लूप्स का यूज करते हैं और किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल फॉर लूप का यूज किया है तो वो आपसे जीत जाएगा। मतलब कि उसका कोड जो है वो बेहतर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनिस्बत आपके कोड के। ठीक है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। रियल लाइफ इसकी जो एग्जांपल है वो मेरे पास इस तरह है कि आप एक रूम के अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है, और उस रूम का रूल ये है कि जितने भी बंदे हैं सब ने एक एक बार सबको हाथ देना है। फर्ज करें कि आप लोग एक रूम में हो, टोटल 10 बंदे हो आप लोग, पहले आपकी बारी है, आपने सबको हाथ मिलाना है, फिर आप अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, फिर जो दूसरा बंदा है फिर वो आप सबको हाथ मिलाएगा, फिर जिस तरह फिर वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, फिर जो तीसरा बंदा है वो बारी बारी सबको हाथ मिलाएगा। अब टोटल बंदे 10 हैं, लेकिन जब सबको हाथ वो मिलाते रहेंगे तो टोटल कितनी बार वो मिला, तकरीबन 100 स्टेप्स जो है वो लग जाएंगे इस चीज को परफॉर्म करने में। तो ये जो है इस तरह जो है ये काम करता है नेस्टेड फॉर लूप। तो कहीं पर भी आप अपने कोड के अंदर नेस्टेड फॉर लूप्स का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, वो होगी बिग ओ एन स्क्वायर। क्या होगी, बिग ओ एन स्क्वायर। सही है। तो यहां पे वो कहते हैं कि बिग ओ एन स्क्वायर इज कंसिडर्ड स्लो फॉर लार्ज इनपुट्स। अगर आपके पास इनपुट्स ज्यादा हो जाती हैं तो आपका कोड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसी वजह से आपने कोशिश करना है कि आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ऐसा तरीकाकार ढूंढें ताकि वो ज्यादा टाइम ना ले, ताकि वो स्लो ना हो आगे चल के अगर उसके पास इनपुट्स ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने अपने कोड में जो है वो ख्याल रखना है। सही है। वी ट्राई टू अवॉइड इट व्हेन पॉसिबल। हम इस चीज को अवॉइड करते हैं जितना हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है ओ लॉग एन। क्या है हमारे पास, ओ लॉग एन। इसको हम कहते हैं लॉगरिथमेटिक टाइम। क्या कहते हैं, लॉगरिथमेटिक टाइम। ये दूसरे नंबर पे बेस्ट केस है। ठीक है, एक हमारे पास बेस्ट केस कौन सा था, जब हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी बिग ओ 1, मतलब कि पहले स्टेप के अंदर ही हमारा काम हो जाए। ठीक है, अगर पहले स्टेप के अंदर हमारा काम नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो फिर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो होता है बिग ओ लॉग एन। तो अब ये कैसा होता है, यहाँ पे आप देखें, वो कहता है कि
big O log n means the time grows very slowly, even the input grows very fast. वो कहता है कि इनपुट साइज बेशक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे। मतलब कि जैसे ओ एन में था ना, बिग ओ एन में, कि जितने आपके नंबर ऑफ इनपुट्स एलिमेंट्स होते थे, उतना आपका नंबर ऑफ क्या होता था, स्टेप्स होते थे। लेकिन यहाँ पे लॉग एन के अंदर क्या काम है कि अगर आपके नंबर ऑफ इनपुट साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका स्टेप्स है वो बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, मतलब अगर इनपुट साइज बहुत ऊपर चला गया तो नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ज्यादा नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है लॉग एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह एक बहुत ही मशहूर जमाना जो है हमारे पास एक सर्च है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये करता क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। इसकी मैं आपको पहले रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको ये बाइनरी सर्च समझ में भी आ जाएगा। तो पहले मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दे देता हूँ। मैं ये आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो बाइनरी सर्च इस तरह है ना कि फर्ज करें कि आपके पास एक डिक्शनरी है। क्या है आपके पास एक डिक्शनरी है। अगर आपने उस डिक्शनरी में किसी वर्ड का मानी तलाश करना है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उस डिक्शनरी के बिल्कुल फर्स्ट पेज से पहले लफ्ज से आप लेके शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप डिक्शनरी को खोलेंगे दरमियान में से। ठीक है, क्या करेंगे, आप डिक्शनरी को खोलेंगे दरमियान में से। जब आप दरमियान में से डिक्शनरी को खोलेंगे, तो अब आपका जो वर्ड था, आप देखेंगे कि वो किससे स्टार्ट हो रहा है। वो अगर स्टार्ट हो रहा है एस से, या वो अगर स्टार्ट हो रहा है आई से। अगर आई से स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि आप अभी जो आपने जब दरमियान में से डिक्शनरी खोली है, तो वो कौन से उस पे आई है, लेटर पे। अगर वो किसी दरमियान एम एन या इधर आई है कहीं पे, तो अगर आपको चाहिए किस चीज का, आई का कोई वर्ड है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसका आपको मानी चाहिए। तो आप किस तरह, आप जो बाकी जो इस साइड वाला जो मैं मतलब मेरे पास जो राइट साइड वाला जो मेरे पास हिस्सा है, उसको आप इग्नोर कर दें। आपके पास जो दूसरा हाफ है जो दरमियान वाली साइड से इस साइड पे था, तो आप सिर्फ उसमें से आई को ढूंढेंगे, फिर आप उसका भी दरमियान में खोलेंगे। ठीक है, जो फिर आपके पास दूसरा हाफ है उसको भी आप दरमियान में से खोलेंगे, देखेंगे कि अब आपके पास जो है वो कहाँ पे खुली है। ठीक है, जो डिक्शनरी है, अगर वो खुली है कहीं पे जी एच पे, और ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि अब आपको कौन सा साइड पे जाना है। आपको जहां पे आई वाली साइड होगा, फिर आपको फिर मजीद उसमें से आपको ढूंढना होगा। आपको बस बाकी जितना भी हिस्सा है आप उसको इग्नोर करते जाएंगे। तो यही है हमारे पास बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में होता क्या है, यहाँ पे ये कोड लेके मैं आपको समझाता हूँ। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है। ठीक है, क्या है, मेरे पास एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से अगर मुझे कोई जो मतलब नंबर है वो ढूंढना है, तो वो मैं कैसे ढूंढूंगा। फर्ज करें कि मुझे इसमें से, जैसे यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि टारगेट हमें हमारा 13, क्या टारगेट है हमारा, हमने 13 को ढूंढना है। तो पहले तो मैं इस पूरी लिस्ट का मिड निकालूंगा। मेरे पास मिड क्या है, क्या है, मिड मेरे पास क्या है। तो जब मैं मिड निकाल लूंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं मिड निकाल लूंगा, अब यहाँ पे फर्ज करो मेरे पास मिड आ रहा है 11। क्या मिड आ रहा है, 11 मेरे पास यहाँ पे मिड आ रहा है। या आप अगर इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, इस प्रोग्राम को देखें। अब मैंने ढूंढना है 13। मैंने दो वेरिएबल और बनाए, एक मैंने बनाया लो और एक मैंने यहाँ पे बना लिया हाई। अब लो को मैंने दिया 0 इंडेक्स, और हाई तो मैंने दिया ये वाला 19 का इंडेक्स। हाई को मैंने कौन सा इंडेक्स दिया, 19 का इंडेक्स दिया, और लो को मैंने इंडेक्स दिया 1 का। अब मैं चेक करूंगा लो पे, क्या लो पे मेरे पास 13 है या नहीं है, या क्या मेरे पास 19 पे 13 है या नहीं। अगर इन दोनों पे मेरे पास जो है वो 13 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 13 मैं फिर दरमियान में चेक करूंगा। फिर मैं मिड निकालूंगा। फिर मैंने लूप यूज किया, मैं देखूंगा कि लो जो है क्या वो हाई से छोटा है या हाई की इक्वल है। ठीक है, अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू हो गई, देन मैं मिड निकालूंगा। और मिड कैसे निकालूंगा, मैं लो प्लस हाई को प्लस करके उसका फ्लोर डिवीजन निकालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लो प्लस हाई कितने हैं, 0, 0 प्लस यहाँ पे मेरे पास लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब 0 प्लस 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा 4 इंडेक्स। क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 इंडेक्स आएगा। क्यों 4 इंडेक्स आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैसे तो मैं जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, वो मेरे पास आएगा 4.5। कितना आएगा,
4.5 मैं फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करूं तो फ्लोट डिवीजन में मेरे पास पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 जब मेरे पास आ जाएगा तो अब मैं मिड की वैल्यू कितनी होगी 4, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि जो नंबर मेरे पास लिस्ट है उसमें जो मिड पे वैल्यू है क्या वो मेरे पास टारगेट वैल्यू है, मतलब क्या वो मेरे पास 13 है। अगर ये कहता है कि है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास 13 फाइंड हो गया, यहीं पे इसको खत्म कर दो, मतलब इस लूप को यहीं पे खत्म कर दो। सही है, ये लूप आगे नहीं चलना चाहिए। तो अब देखो इनपुट, अगर देखो तो इनपुट तो बहुत ज्यादा है लेकिन लूप तो वहां पे नहीं चल रहा, इसको खत्म किया। फिर मजीद अगर मुझे यहाँ पे मिड के ऊपर नहीं मिलता तो फिर मैं चेक करूंगा कि जो मेरे पास मिड है क्या वो मेरे पास टारगेट से बड़ा है। ठीक है, इस तरह जैसे मैंने आपको आई की मिसाल दी, क्या वो इससे बड़ा है या छोटा है, मतलब इसके पहले आता है या इसके बाद में आता है। अगर वो मिड से आता है पहले तो मैं हाई को माइनस कर लूंगा, हाई को क्या करूंगा, माइनस कर लूंगा -1, और अगर वो मिड से बड़ा हुआ तो मिड में +1 करके मैं वो वैल्यू लो या हाई को दे दूंगा। तो इस तरह मेरे पास वो जो आधा हिस्सा है अगर वो मेरे पास मिड से बड़े वैल्यूज में आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह है मेरे पास, और मैं ढूंढ रहा हूँ 13, और 13 अगर आप देखें तो मेरे पास इस एरिया में आ रहा है, तो ये एरिया जो है बाइनरी सर्च इग्नोर कर देगा, और ये वाला जो एरिया है बाइनरी सर्च क्या करेगा, उसको दोबारा सर्च करेगा। इसका दोबारा लो क्या हो जाएगा, इसका दोबारा लो 11 हो जाएगा, और इसका जो हाई है वो मेरे पास 19 हो जाएगा, और इसका दोबारा मिड निकाला जाएगा, तो इसका दोबारा मिड क्या निकलेगा, 15 निकलेगा। क्या निकलेगा, 15 निकलेगा। तो 15 भी यहाँ पे वो टारगेट नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं 15 नहीं है। तो फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या 15 13 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो फिर हम ये जो 17 और 19 इनको इग्नोर कर देंगे। अब मेरे पास जो चेक होगा वो ये चेक होगा, ठीक है। अब मेरे पास 11 जो है वो लो होगा, 15 जो है वो मेरे पास हाई होगा, और इनका दोबारा से जो है वो क्या होगा, कंपैरिजन होगा, इनका जो मिड होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा 13। ठीक है, जब मेरे पास 13 मुझे मिल जाएगा तो तब क्या होगा, मेरे पास बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगा। और बाइनरी सर्च की यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि बाइनरी सर्च जो है वो मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट पे जो है वो इंप्लीमेंट होता है। अगर आपके पास लिस्ट है अगर वो सॉर्टेड है तभी आप बाइनरी सर्च को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सही है, इस कोड को आप आराम से देखें ना तो आपको आराम से समझ आएगा कि इस कोड में हो क्या रहा है। अगर इस कोड में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि ये कोड में इस जगह पे क्या होता है। ठीक है, मैं कोड आपको रन करके दिखा देता हूं, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमने पाइथन आपने ऑलमोस्ट सीखी होगी तभी आप डीएसए सीख रहे हैं। अगर आपने पाइथन नहीं सीखी तो आपको डीएसए सीखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आप पाइथन सीखें देन आप डीएसए की तरफ आए। ठीक है, मैं ऊपर वाले कोड को जो है वो यहाँ पे कॉमेंट्स आउट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। मैंने इस कोड को रन किया तो मेरे पास यहाँ पे फाउंड एट इंडेक्स 6, मतलब एक स्टेप के अंदर उसने फाउंड किया। क्या, एक स्टेप के अंदर नहीं, एक स्टेप के अंदर यहाँ पे काउंट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको बिल्कुल इनपुट एक स्टेप के अंदर नजर आ रहे हैं लेकिन एक स्टेप यहाँ पे नहीं लगा। इसको स्टेप्स कितने लगे हैं, क्योंकि ये लूप्स चलता रहे, ये फिर आपने डिसाइड करना है कि इसको कितने स्टेप्स लगे। आपने मुझे बताना है, आपका ये जो है वो क्वेश्चन हो गया, असाइनमेंट हो गया कि इसको 13 इंडेक्स ढूंढने में कितने स्टेप और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे हिसाब से क्या है, बिग ओ लॉग एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उससे कम टाइम में जो है ये क्या हुआ है, उतने उससे थोड़े से कम स्टेप्स में जो है इसने फाइंड कर लिया है कि इसका टारगेट क्या है। सही है ना। तो ये दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है, वो हमारे पास ये है कि ये बिग ओ वन जो है उससे दूसरे नंबर पे आता है बेस्ट जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ लॉग एन। सही है ना। तो हम मजीद देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है बिग ओ एन लॉग एन, जिसे हम कहते हैं लीनियर अरिथमेटिक टाइम। क्या कहते हैं, लीनियर, जिसे आप कह सकते हैं लीनियर अरिथमेटिक टाइम। क्या कहते हैं आप इसे, बिग ओ एन लॉग एन। इसको लिखते कैसे हैं, बिग ओ एन लॉग एन, और इसका नाम क्या है, लीनियर अरिथमेटिक टाइम। ठीक है, ये कहते हैं कि बिग ओ एन लॉग एन इज स्लाइटली स्लोअर देन ओ एन, मतलब के ओ एन आपके पास वर्स्ट केस था, उससे भी वर्स्ट केस था आपके पास बिग ओ एन स्क्वायर। ये उन दोनों के दरमियान में आता है। क्या आता है, बिग ओ
1 आपके पास टॉप पे आता है, फिर आपके पास आता है बिग ओ लॉग एन, फिर आपके पास आता है बिग ओ एन, एंड फिर आपके पास आता है बिग ओ एन एन, बिग ओ एन लॉग एन आपके पास आएगा, एंड आखिर में आपके पास आता है बिग ओ एन स्क्वायर। सही है। यहाँ पे वो कहते हैं कि बिग ओ एन लॉग एन इज स्लाइटली स्लोअर देन बिग ओ एन, ठीक है, बिग ओ एन, बट मच बेटर देन ओ एन स्क्वायर, ठीक है। ओ एन से तो स्लो है, लेकिन ओ एन स्क्वायर से थोड़ा बहुत फास्ट, लेकिन ये भी है वर्स्ट केस, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैव दिस कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है ये एल्गोरिथम, कौन से उसके लिए, सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग के लिए अगर आपने देखना है तो फिर ये दो किस्म के सॉर्ट्स के लिए यूज होता है, एक को हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट और एक को हम कहते हैं क्विक सॉर्ट, ठीक है। अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मर्ज सॉर्ट क्या होता है और क्विक सॉर्ट क्या होता है, ठीक है। आगे चल के हम भी जो है इसको जो है रिपीट कर लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि आपको 10 एलिमेंट्स अगर आपके पास है ना, क्या है, अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो अगर आपको स्टेप्स लग रहे हैं 33, कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 33, मतलब के जो एन स्क्वायर है उससे कम लग, मतलब अगर 10 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 100 होता है, लेकिन उससे कम स्टेप में आपका कोड जो है वो क्या कर रहा है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहा है। तो फिर जो है उसको आप कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, एन लॉग एन है। क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग एन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं ना कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आप देखें कि आपके कोड के अंदर कहीं पे नेस्टेड लूप्स का यूज हुआ है, कहीं पे आपने सिंगल लूप का यूज किया है, देन आप उन सबको फिर लिखेंगे। अगर मैं आपने नेस्टेड लूप का यूज किया तो आप लिखेंगे एन स्क्वायर, अगर आपने उसमें सिंगल लूप का भी यूज किया तो आप लिखेंगे प्लस एन, फिर अगर आपने एक और सिंगल लूप का भी उसी कोड में यूज किया तो फिर आप लिखेंगे प्लस एन, ठीक है। इस तरह एन स्क्वायर प्लस एन, फिर जब आप इसका सम निकालेंगे तो जो आपके पास बनेगा, और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें से आपने कौन सी चीज को रखना है और कौन सी चीज को हटाना है। अगर आपके केस में कहीं पे एन स्क्वायर आ रहा है तो आप बाकी जो सिंगल मतलब लूप है ना, अगर आपके एक कोड है ना, आपने उसमें लिखे है नेस्टेड लूप, ठीक है, और साथ में आपने कुछ और भी नीचे आपने स्टेप्स किए हैं जिसमें आपने सिंगल सिंगल लूप भी लगाए हुए हैं, तो आप लिखते हैं बिग ओ ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एन, तो आपको फिर प्लस एन की कोई जरूरत नहीं है। अगर एन स्क्वायर आ गया तो आप सिंपली उसको कहेंगे कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ एन स्क्वायर। अगर आपका कोड है उसमें और बाकी इफ एल्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन आपने उसमें जो है वो कोई फॉर लूप लगाया है, क्या लगाया है, कोई फॉर लूप लगाया है, तो फिर आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो होगी बिग ओ एन, ठीक है। अगर आपके कोड में कोई भी लूप्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो है कोड लिखा हुआ है, तो फिर वो एक एक स्टेप्स के अंदर जो है कोड को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर आपके पास होगा बिग ओ लॉग एन। अगर आपका कोड है सिर्फ एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है, एक स्टेप के अंदर होगा तो वो तो आपको पता चल जाएगा, तो फिर उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ओ वन। सही है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये कुछ कंपैरिजन है, अगर आप देखें तो अगर इनपुट साइज हो मेरे पास 10, तो बिग ओ वन जो है उसको उसमें से काम करने में जो है, मतलब अगर स्टेप लग रहा है 1 तो वो है ओ वन, ठीक है, मतलब बिग ओ वन। इसी तरह लॉग एन को 3 स्टेप लग सकते हैं, और बिग ओ एन को जो है वो 10 स्टेप लग सकते हैं, एन लॉग एन को 33 स्टेप लग सकते हैं, एन स्क्वायर को 100 स्टेप लग सकते हैं। तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कंपेरिजन उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं। तो बेस्ट केस आपके पास होगा बिग ओ वन, उससे फिर दूसरे नंबर पे आपके पास आता है लॉग वन लॉग एन, फिर आपके पास एन आता है, फिर एन लॉग एन आता है, एंड देन आपके पास आता है एन स्क्वायर, ठीक है। ये बेस्ट केस से वर्स्ट केस की तरफ जो है वो ये जा रहा है, ठीक है। अब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, अगर आपके पास सिंगल लूप है आपके पूरे प्रोग्राम के अंदर, आपका जितने भी प्रोग्राम है उसके अंदर अगर आपके पास सिर्फ सिंगल लूप है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ है। इसी तरह अगर आपके कोड के अंदर नेस्टेड लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन स्क्वायर। अगर इसी तरह आपके कोड के अंदर दो लूप है, नेस्टेड लूप नहीं है, दो लूप है, तो एन प्लस एन, ठीक है, तो आपका बनेगा बिग ओ टू एन। यहां पे वो बता रहा है, तो आपका क्या बनेगा, अगर आपके कोड के अंदर कहीं पे दो लूप है, क्या है, कहीं पे दो लूप है, और वहां पे फिर आप क्या करते हैं एन प्लस एन, तो एन प्लस एन कितना हो जाता है, टू एन हो जाता है। लेकिन हम
जब लिखते हैं इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को तो हम उस 2 को कांस्टेंट को हटा लेते हैं, हम सिर्फ लिखेंगे बिग ओ एन। यहाँ पे उसने लिखा भी है दिस इज ओ टू एन। अगर आपके किसी कोड के अंदर 2 लूप्स हैं तो आप उसे लिखेंगे बिग ओ टू एन, बट वी ड्रॉप द कांस्टेंट 2 एंड राइट इट एज ओ एन। चाहे वो 2n हो चाहे वो n हो, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, आप बोलेंगे कैसे बात एक हो जाती है? तो देखिए, आपको नहीं पता ना n क्या है, n तो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहेगा। तो बस समझें कि जो n है, फिर हम यहाँ पे कांस्टेंट को यहाँ पे हटा देते हैं, हम कहते हैं कि बस अप्रोक्सीमेटली जो है उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ और फर्ज करें कि आपके कोड है ना, तो उसके अंदर नेस्टेड लूप भी लगे और सिंगल लूप भी लगे। ठीक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस एन। लेकिन जो छोटी चीज होती है, छोटी चीज, उसको हम हटा लेते हैं, फिर आपके कोड की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसी तरह आपके कोड के अंदर कोई लूप्स वगैरह नहीं है, सिर्फ स्टेप लिखे हुए हैं, कुछ 2 3 4 या कुछ 10 12 स्टेप्स हैं, तो वो सिर्फ उतने स्टेप्स का ही जो है वो टाइम लेगा, फिर इसका दारोमदार इनपुट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो वो फिर आपका आएगा किस कैटेगरी के अंदर, लॉग एन की कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर सर्च है। अगर यहाँ पे देखें ना, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था, फाइंड इफ अ नंबर एग्जिस्ट इन अ लिस्ट। आप एक प्रॉब्लम आपको दी जाए कि आपने एक नंबर फाइंड करना है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आप लूप्स के थ्रू फाइंड करेंगे। अगर आपने लूप के थ्रू, सिंगल लूप के थ्रू फाइंड किया, तो फिर आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन, सिंपल। अगर आपने एक और जो है, एक कहते हैं, एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेट फंक्शन। ठीक है, सेट फंक्शन। अगर आपने लिस्ट के अंदर से कोई नंबर फाइंड करना है और आप यूज करते हैं सेट फंक्शन का, ठीक है, तो सेट फंक्शन क्या करता है, एक ही स्टेप के अंदर पूरी लिस्ट को देखता है और जो मैचिंग नंबर होता है उसको उठाता है और उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O1, बिग O1। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर काम हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो है आपने फिर इन चीजों को खुद देखना है और खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होती है। अब आप बता सकेंगे किसी को कि आपका कोड दूसरे बंदे के कोड से बेहतर है या नहीं है, और आप फिर किस तरह अपने कोड को बेहतर बना पाएंगे। तो ये था हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड बिग ओ नोटेशन। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।